हेलो फ्रेंड्स, सीटेड क्रैकर की इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साइंस के सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है गति एवं दूरियों का मापन। ये क्लास 6 NCERT साइंस में फिजिक्स का 10th चैप्टर है। तो यहाँ पे इससे पहले कि अगर आपको वीडियो देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक करेंगे, और अगर आप वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज़ मोशन, गति क्या होता है। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेंगे जिसकी वजह से आप मोशन के साथ खुद को अच्छे से ठीक से रिलेट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम पोजीशन ए लेते हैं और यहाँ पे बी लेते हैं पोजीशन, और पोजीशन ए से पोजीशन बी, है ना, स्थान ए से स्थान बी पर कोई लड़का है ना, ये जो है क्या करता है, जाता है। तो आप देखेंगे कि समय के साथ इस लड़के में जो है स्थान या इसकी स्थिति में क्या होती है, परिवर्तन होती है। तो जब समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है तो उस वस्तु को हम लोग क्या बोलते हैं, गति में बोलते हैं। और जब किसी वस्तु में या जब किसी व्यक्ति में जो है समय के साथ साथ स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होती है तो हम उसको विराम में कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा गति क्या होता है। जब भी कोई व्यक्ति जो है समय के साथ साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है तो हम उसको गति कहते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड, डिस्टेंस क्या होता है, दो स्थानों की, है ना, उसकी लंबाई जो होती है, दो स्थान के बीच की जितनी भी लंबाई होती है उसी को हम लोग डिस्टेंस कह देते हैं, दूरी कह देते हैं। तो ए से बी की जितना भी लंबाई का जो ये जो माप होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, दूरी बोलेंगे। और नेक्स्ट है मापन। तो माप का मतलब क्या होता है, नाप या तौल, है ना, नाप या तौल को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, मापन बोल देते हैं। तो हमारे दैनिक जीवन में ये एक अभिन्न अंग है ना, मापन के बिना जो है विज्ञान का उन्नति संभव नहीं है। मापन में क्या होता है, आप देखे होंगे, मापन के अंतर्गत एक तो संख्या होती है और दूसरा मात्रक होता है ना। तो मापन में क्या होता है, संख्या होती है, वह उससे संबंधित किसी मात्रक के द्वारा मापन को हम लोग क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। फ्रेंड्स, प्राचीन काल में मापन के लिए हाथ का या फुट का, है ना, गज का, या अपना जो अंगुली है उसका, हम लोग फिंगर्स होता है उसका हम लोग यूज़ करते थे। परंतु मापन के ये तरीके सही नहीं थे, क्योंकि ये व्यक्ति के से व्यक्ति क्या होता है, भिन्न होता है, पर्सन टू पर्सन बहुत ज़्यादा वैरी करता है। हो सकता है कि आप अगर किसी इस लेंथ को अगर आप मेज़र करें तो ये हो सकता है ना, आपके पास अगर कोई बुक है ना, और अगर आप बुक को अगर आप मेज़र करें तो हो सकता है कि वो अगर आप हाथ से मेज़र करें तो हो सकता है कि वो 1 हाथ या 2 हाथ के बराबर आएगा। अगर फिंगर से आप मेज़र करते हैं अपने अंगुली से तो हो सकता है कि 8 अंगुल या 7 अंगुल के बराबर आया। तो ज़रूरी थोड़ा ना है कि हर व्यक्ति अगर अपने अंगुल से मेज़र करेगा तो उसका भी 7 अंगुल ही आएगा। हो सकता है कि अगर बच्चा कोई उसको मेज़र करे, 2 साल का बच्चा, तो हो सकता है कि वो 15 अंगुल या फिर 20 अंगुल के बराबर हो जाए। या हम अगर हाथ से मेज़र किए तो अगर 2 हाथ का आया तो हो सकता है कि 5 हाथ के बराबर हो जाए। तो पर्सन टू पर्सन क्या होता था, वैरी करता था। इसीलिए आजकल जो है मापन के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग होता है जो कि विश्व भर में क्या है, एक समान है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को विस्तार से हम लोग देख लेते हैं आगे इसमें क्या क्या कहता है। फ्रेंड्स, प्राचीन काल में लोगों के पास यातायात के कोई साधन नहीं थे, तब लोग पैदल यात्रा करते थे और सामान के लिए, है ना, पशुओं का या फिर पीठ पे लाद करके उसको ले जाया करते थे। धीरे धीरे, है ना, जलमार्ग में, जैसे कि जलमार्गों वाली यात्रा, जैसे कि आपका नाव का आविष्कार हो गया, है ना, जहाज़ आ गया। फिर इसी तरीके से जो है पहिए का आविष्कार हुआ, है ना। इसी तरीके से धीरे धीरे जो है हमारे यहाँ आज के जनरेशन में मोटर कार, ट्रक, बस, इसके अलावा जो है विद्युत रेलगाड़ी हो गया, है ना, वायुयान हो गया, अंतरिक्ष यान हो गया, ये सभी चीज़ें जो है 20वीं शताब्दी में परिवहन के प्रमुख कुछ साधन के रूप में हमारे पास अवेलेबल है। अब फ्रेंड्स, अगर हम किसी भी डेस्क की अगर हम बात करें कि डेस्क कितना चौड़ा है, अगर उसको हमें मेज़र करना है तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे ये पता लगाना है ना, कि इसका लंबाई कितना है। तो देखिए यहाँ पे पहेली और बूझो जो है एक क्रियाकलाप की है यहाँ पे, है ना। तो आप ये देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे कोई 2 मित्र है ना, 2 मित्र जो है इसी डेस्क पे बैठता है और वो क्या करता है,
हाफ हाफ इसको बांटने की कोशिश कर रहा है। तो आप इसको किस तरीके से हाफ हाफ बांटेंगे? तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले आप एक लकीर खींच दें, है ना, कि ये हाफ हाफ है ना बीच में है। और आप इसको अगर आप मेज़र करने के लिए आप देखें कि इसका लंबाई कितना आता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे तो कोई मेजरिंग का कोई ख़ास मापन के लिए कोई ख़ास जो है जो है वस्तु नहीं है ना, प्रणाली नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक मित्र के पास क्या है, एक गुल्ली और एक डंडा है। तो यहाँ से इसको मेज़र करके अगर आप देखें तो यहाँ से इसको पता चला कि 2 डंडे और 2 गिल्ली के लंबाई के बराबर है। तो यहाँ से तो इस तरीके से हाफ हाफ कर लिया कि एक गिल्ली और एक डंडे की लंबाई एक मित्र के पास, और एक गिल्ली और एक डंडे की लंबाई एक दूसरे मित्र के पास हो गया। अब फ्रेंड्स बाय द वे, अगर ऐसा हो जाता है कि आपके पास ये गिल्ली डंडा खो गया किसी कारणवश, है ना, और आपके पास जो अभी जो न्यू गिल्ली डंडा है उससे अगर आप मेजर स्टार्ट किए तो है ना, तो आप पाएंगे कि इस तरीके से आपका हो गया, है ना, 2 डंडे और एक ही गिल्ली के बराबर आपका जो टेबल आ गया। बिकॉज यहाँ पे हो सकता है कि गिल्ली और डंडे दोनों की लंबाई कुछ कुछ बढ़ गई, जो नया वाला आपके पास नया सेट जो गिल्ली डंडा का आया। तो यहाँ पे आप ये देखें कि डेस्क की लंबाई जो है किस प्रकार से वैरी कर रहा है ना, अगर गिल्ली डंडे की लंबाई जो है चेंज हो गई तो इसी तरीके से पहले के ज़माने में जो है बहुत सारे जो है ना अपने हाथ से या फिर अंगुलियों से जो आप मापते थे, तो पर्सन टू पर्सन क्या हो जाता था, वैरी हो जाता था। इसके लिए बहुत सारे है ना दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अब फ्रेंड्स यहाँ पे तो सिंपली अगर आपको अब जो है अगर आप देखें तो आप क्या कर लेते हैं, आप स्केल का यूज़ कर लेते हैं, और स्केल की सहायता से हम लोग क्या कर लेते हैं, आराम से जो है टेबल को माप सकते हैं और उसको आधा आधा डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्ट्रेट कोई चीज़ अगर आपको मापना है तब तो ठीक है, स्केल की मदद से आप क्या कर लिए, माप लिए। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपको कोई कर्व है ना, इस तरीके का कोई कर्व कोई ऑब्जेक्ट है या फिर इस तरीके की कोई लंबाई है, तो अगर आपको इसको मेज़र करना है कि कितने सेंटीमीटर की है, तो आप इसे किस प्रकार से मेज़र करेंगे? तो फ्रेंड्स इसको हम धागे की सहायता से मेज़र करेंगे, है ना। धागे में जो है एक गांठ बांधेंगे और उस गांठ को यहाँ पे रखेंगे, सेट करेंगे, और इस तरीके से जिस प्रकार यहाँ पे जो है दिया गया है इस तरीके से इस पे धागा जो है क्या करेंगे, ऐसे ही आप कर देंगे, है ना। और जो भी लास्ट जो छोर है आपका, वहाँ पे जो है धागे का जो नॉट है, एक धागा का जो है मतलब वहाँ पे क्या करेंगे, एक गांठ बांध देंगे, और इन दोनों गांठों की लंबाई को क्या करेंगे, आप स्केल की मदद से आप इसको मापने का प्रयास करेंगे। जो भी लंबाई आएगा, है ना, वो उसका एक्चुअल लंबाई हो जाएगा उस शेप का या उस कर्व लाइन का। तो इस तरीके से है। मापन के मानक मात्रक पहले समझ लेते हैं फ्रेंड्स, मात्रक किसको बोलते हैं। तो फ्रेंड्स मापन का अर्थ किसी अज्ञात राशि की उसी प्रकार की कुछ ज्ञात राशियों से तुलना करना होता है। इस ज्ञात निश्चित राशि को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मात्रक बोलते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आप अगर स्केल से अगर आपने यूज़ किया है ना, पहले जो है एक कोई अज्ञात राशि है ना, और उसकी जो है तुलना की आप किसी ज्ञात राशि से। तो यहाँ पे जो ज्ञात राशि होता है जिससे आप तुलना कर रहे हैं ज्ञात राशि की, है ना, वो क्या कहलाती है, मात्रक कहलाती है। उसी फिक्स्ड जो निश्चित जो राशि होता है ना, ज्ञात निश्चित राशि होता है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, मात्रक बोल देते हैं, है ना। जैसे मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, ये क्या है आपका, जिसको पहले आप अज्ञात राशि से माप रहे थे, है ना, आप अपने हाथ की अंगुलियों से माप रहे थे, आप अपने पैरों की सहायता से माप रहे थे, है ना, इस तरीके से। तो अब आपको क्या हो गया, एक निश्चित राशि मिल गई जिससे आपको मेज़र करना है, तो वो क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है। और आप मापन में क्या होता है, एक संख्या होती है और एक मात्रक होता है। जैसे कि 10 मीटर है ना, ये आपका संख्या और ये आपका मात्रक होता है। तो इन दो चीज़ों से मिलकर के आपका क्या बना हुआ है, मापन बना हुआ है। जैसे कि आप अपने हाइट मेज़र करते हैं, तो आपकी हाइट जो है 5 फीट आई, है ना, तो 5 एक संख्या हुआ और फुट जो है क्या हो गया, वो आपका मात्रक हो गया। तो ये क्या कहलाती है, मापन कहलाती है। आप मापन को किस रूप में व्यक्त करते हैं, तो मापन को फ्रेंड्स एक संख्या और उससे संबंधित किसी मात्रक के द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे अब आपको दूध वाला आपको दूध देने आता है, तो वो भी आपको क्या करता है, माप कर देता है, 1 लीटर 2 लीटर, है ना, इस तरीके से। अब
फ्रेंड्स हमने तो ये देख लिया कि है ना मात्रक क्या होता है, अर्थात यूनिट किसको बोलते हैं। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि करेक्ट वे क्या है किसी भी वस्तु को मेज़र करने का, किसी भी वस्तु को मापने का, है ना, कौन कौन सी सावधानी हमें बरतनी चाहिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहला जो सावधानी है वो ये है कि पैमाने को, है ना, वस्तु के संपर्क में इसकी लंबाई के अनुदिश रखना चाहिए, है ना। जिस वस्तु को आपको मेज़र करना है और जिस चीज़ से मेज़र करना है, जैसे आपको स्केल से मेज़र करना है किसी भी वस्तु को, तो आप स्केल को क्या करेंगे, वस्तु के, है ना, इस तरीके से देखिए यहाँ पे पिक्चर में, वस्तु के बिल्कुल लंबाई के अनुदिश आपको क्या करना है, रखना है। ये नहीं कि आप तिरछा रखेंगे, यहाँ पे ये क्या है, गलत है, इस तरीके से नहीं रखना, आपको बिल्कुल सीधा रखना है। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहला चीज़ कि आप स्केल को या जो भी आप पैमाना यूज़ कर रहे हैं उस पैमाने को क्या करेंगे, वस्तु के संपर्क में इसकी लंबाई के अनुदिश रखते हैं। दूसरा है कुछ पैमाने के सिरे टूटे हुए होते हैं, आप इन पैमाने के शून्यांक स्पष्ट नहीं देख सकेंगे, है ना। तो ऐसे में क्या करेंगे, आपको पता है कि कोई भी चीज़ को अगर आपको मेज़र करना है तो आप एक शून्यांक डिसाइड करते हैं जहाँ से आपको मेजरिंग स्टार्ट करना है। तो जहाँ से मेजरिंग स्टार्ट करना है, हो सकता है कि आपके स्केल में वो टूट चुका है ना, ज़ीरो है, ज़ीरो से स्टार्ट होता है तो आपका जनरली टूट चुका है ना, यहाँ से ये टूट चुका है, तो आप क्या करेंगे, इसके जो अगले वाले जो यूनिट है ना, 1 या फिर 2, है ना, यहाँ से आप शुरू करेंगे। तो कोई भी एक शून्यांक उसके बाद क्या करते हैं, आप डिसाइड करते हैं। तो पहला तो हो गया कि वस्तु के संपर्क में उसकी लंबाई के अनुदिश रखना है जिसको हमें मेज़र करना है। और दूसरा ये हो गया कि आपका अगर शून्यांक टूट चुका है तो आप किसी एक या दो को, है ना, किसी एक अलग यूनिट को आप क्या कर लेंगे, शून्यांक मान लेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा, अगर आप इस तरीके का चीज़ करेंगे, एक या दो को अगर आप शून्यांक मानते हैं तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपका स्केल है ये, और यहाँ पे 0 से स्टार्ट ना हो करके आपका टूट चुका है 0, है ना, और 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 इसी तरीके से, है ना। तो आप कोई चीज़ अगर आप मेज़र किए, है ना, तो आपका जो उसका लेंथ आया वो आया 15.1 सेंटीमीटर, है ना, 15.1 सेंटीमीटर का। तो ये आपका उसका एक्चुअल लंबाई नहीं आया, बिकॉज आपने जो लंबाई मापा है वो कहाँ से मापा है, 1 से मापा है। तो यहाँ पे आपको करेक्ट लंबाई लाने के लिए आपको 1 सेंटीमीटर क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो यहाँ पे जो 14.1 सेंटीमीटर आ गया वो इसका क्या आ गया, एक्चुअल लंबाई आया, है ना। तो आप इस तरीके से करेंगे। अगर आपका 1 भी टूट चुका है ना, दूसरा अगर एग्जांपल आप देखें कि 1 भी टूट चुका है या फिर 2 भी टूट चुका है, 3 से आपका स्केल जो है शुरू होता है, 3 4 5 6 7, है ना, इस तरीके से। तो आपने किसी चीज़ को मेज़र किया और वो 18.3, है ना, सेंटीमीटर का आपका आया। तो ये तो इसका एक्चुअल लंबाई नहीं होगा, तो आप इसको क्या करेंगे, 3 से इसको क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे 3 इसमें। तो आपका ये जो हो गया आपका 15.3 सेंटीमीटर, ये इसका एक्चुअल लंबाई, एक्चुअल माप हो गया। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप माप रहे हैं तो इस तरीके से ये बात आप ध्यान रखेंगे कि शून्यांक अगर आपका टूट चुका है, सिरा टूट चुका है, तो क्या करेंगे, किसी भी एक अलग यूनिट को आप शून्यांक बना लेंगे और जो भी आपका लंबाई आएगा उसमें उस शून्यांक को क्या कर लेंगे, आप घटा लेंगे, उसमें आप माइनस कर लेंगे। तीसरी बात है, तीसरी जो सावधानी वो ये है कि माप लेने के लिए आँख की स्थिति जो है वो महत्वपूर्ण होती है। तो अगर आप किसी भी बिंदु की माप लेना है आपको, है ना, तो जिस बिंदु की आपको माप लेना है उसके ठीक सामने जो है होनी चाहिए आपकी आँख। तो यहाँ पे जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है ना, कि ये देखिए, जैसे आपको 7.5 का आपको माप लेना है, ये देखिए 7.5 सेंटीमीटर की अगर आपको माप लेना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप ये देखिए, कोई ए है, बी है, सी है, तो आप ये देख पा रहे होंगे कि बी जो है बिल्कुल क्या है, ठीक सामने है, 7.5 के ठीक सामने है। तो जिस पॉइंट की अगर आपको मेजरिंग करना है उसके ठीक बीचों बीच में आपको होना चाहिए। तो 7.5 एक्चुअल कौन देख रहा है, बी देख रहा है। सी की तरफ अगर आप होते हैं यहाँ पे तो आपको कहीं ना कहीं 7.5 से थोड़ा सा आपको कम नज़र आएगा। ए से अगर आप देखते हैं तो 7.5 से आपको ज़्यादा नज़र आ जाता है। तो यही होता है, आँखों की स्थिति को आप क्या करेंगे, बिल्कुल ठीक सामने रखेंगे जिस बिंदु को आपको मेज़र करना है। तो ये 3 बात आपको ध्यान में रखना है ना, कि अगर आपको करेक्ट वे, अगर आपको है ना, सही तरीका क्या है मेजरिंग का, या फिर कौन कौन सी सावधानी हमें बरतना चाहिए। यहाँ से सीटेट में क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है ना, कि आपको कौन सी करेक्ट, है ना, करेक्ट वे क्या है
स्केल यूज़ करने का या फिर किसी भी मेजरिंग डिवाइस को यूज़ करने का। तो पहला हो गया कि पैमाने को वस्तु के संपर्क में इसकी लंबाई के अनुदिश रखना चाहिए। दूसरा है कि उसका एक शून्यांक डिसाइड करना चाहिए। अगर शून्यांक टूट चुका है तो किसी एक अलग यूनिट को हम लोग शून्यांक बना लेंगे, है ना, और फिर मेज़र कर करके उस शून्यांक को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तीसरा है आपका माप लेने के क्रम में क्या करेंगे, आँखों की जो स्थिति होगी वो ठीक सामने रखेंगे जिस बिंदु की माप लेनी है उस बिंदु के। तो ये 3 बात आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद ये इस तरह से कुछ दिया गया है कि, है ना, कोई है ना, इस तरीके का कोई मक्खी है या फिर कुछ चींटी है ना। तो चींटियाँ जो है क्या कर रही, इस तरीके से अगर आपको इसकी करना है तो आप इस तरीके से डॉट 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 करते जाएंगे कागज़ के ऊपर, और यहाँ पे चीनी का ये लगाया गया है। आप ये देखेंगे कि किस प्रकार से जा रहा है, और इसको आपको मेज़र करना है तो क्या करेंगे, धागे की सहायता से आप इसको क्या करेंगे, मेज़र कर लेंगे। धागा के गांठ बांध करके यहाँ पे रखेंगे, और फिर इस तरीके से जो सबसे लास्ट छोर है आप वहाँ पे इसको धागे की गांठ को करेंगे, और इस तरीके से स्केल पे ले जा करके दोनों गांठ की लंबाई को ज्ञात कर लेंगे, और इस प्रकार से आपको पता चल जाएगा कि क्या है। तो सॉरी, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। गति के प्रकार। फ्रेंड्स, गति के मुख्य रूप से हम लोग यहाँ पे 3-4 प्रकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा प्रकार है वो है सरल रेखीय गति, है ना। तो सरल रेखीय गति क्या होता है, जिसको हम रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन या सरल रेखीय गति। तो सरल रेखीय गति किसको कहते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है ना, कोई एक सरल पथ पर जो है गति करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं या सरल रेखीय गति बोलते हैं। अब इसका उदाहरण में क्या हो जाएगा, सरल रेखीय गति में जैसे कोई भी जो व्हीलर थी गाड़ी है ना, सड़क पे जो सीधी सड़क पे जो गाड़ियाँ चलती है वो हमारा इसका एग्जांपल हो जाएगा। इसके अलावा जो सैनिकों का जो मार्च पास्ट होता है, ये आप देखिए सैनिक का जो मार्च पास्ट हो रहा है वो बिल्कुल सरल रेखा में होता है ना, ये गाड़ियाँ। तो आप पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि सरल रेखा में इस प्रकार से मूव कर रहा है गाड़ी, है ना। यहाँ पे भी सैनिकों का जो मार्च पास्ट हो रहा है वो आप देख रहे हैं सरल रेखा में होता है। तो ये दोनों गति किसका उदाहरण है, सरल रेखीय गति का उदाहरण है। अब दूसरा जो है आपका वो है सर्कुलर मोशन, या जिसको हम वृत्तीय या फिर वर्तुल गति के नाम से जानते हैं। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पे मूव करता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में, ये देखिए एक क्रियाकलाप दिया गया है। आप एक धागा से एक पत्थर को बांध दीजिए, है ना, और पत्थर की गति और हाथ से उसको तेज़ी से घुमाइए, उसकी गति को ध्यान से देखिए। पत्थर जो है वृत्तीय पथ पर क्या हो रहा है, अनुदिश हो रहा है। इसके अलावा आप पंखे का जो ये जो ब्लेड देख रहे हैं, ये जो ब्लेड है क्या हो रहा है, इस तरीके से मूव कर रहा है ना। यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से मूव कर रहा है। तो ये सभी गति क्या है, वृत्तीय गति का उदाहरण है। ये जो बैल देख रहे हैं आप, ये भी क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो ये सभी गतियाँ जो है किसका उदाहरण है, वर्तुल गति का उदाहरण है। इस प्रकार की गति वर्तुल गति कहलाती है। अब फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे पंखे की टोटल पंखे की अगर बात करें तो आप यहाँ पे देखिए ये एक इस तरीके का एक एक्सिस बना हुआ है ना, एक एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन इसको बोलते हैं, है ना। और ये जो ब्लेड्स है वो इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। तो यहाँ पे ब्लेड्स की अगर बात करेंगे तो ये ब्लेड क्या हो रहा है, सर्कुलर यानी वृत्तीय गति कर रहा है। लेकिन अगर पूरे फ़ैन की अगर बात करेंगे तो फ़ैन जो है आपका क्या कर रहा है, रोटेशनल मोशन, जिसको हम लोग घूर्णी गति के नाम से जानते हैं, है ना। घूर्णी गति जिसको हम लोग बोलते हैं वो कहलाता है। तो पूरा फ़ैन जो है आपका क्या है, रोटेशनल मोशन कर रहा है या रोटेटरी मोशन कर रहा है। या फिर इसके अलावा हम लोग अर्थ की बात करें तो अर्थ भी जो है अपने एक्सिस पे क्या होता है, रोटेट हो रहा है। तो
अर्थ का जो गति है, इसके अलावा जो फ़ैन का जो गति है वो टोटल, अगर फ़ैन की बात करें तो रोटेशनल मोशन, अगर इसके ब्लेड्स की बात करें तो आपका सर्कुलर मोशन या फिर वृत्तीय गति इसको बोलते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका आवर्ती गति। तो फ्रेंड्स, आवर्ती गति क्या होता है? कोई भी वस्तु जब एक निश्चित समय अंतराल में, है ना, कोई वस्तु जब एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में या निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को क्या करती है, दोहराती है, तो ये गति क्या कहलाता है? आवर्ती गति कहलाता है, जिसको हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं, है ना। पीरियोडिक मोशन में क्या होता है, एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद जो मोशन होता है, या फिर कह सकते हैं कि कोई वस्तु जो है एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपनी गति को रिपीट करती है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक मोशन या फिर आवर्ती गति। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? हमारा जो अर्थ है, पृथ्वी है, वो अपना मोशन हर एक साल के बाद रिपीट करती है। इसके अलावा घड़ी जो है ना, ये घड़ी की जो सुइयाँ हैं वो भी क्या होता है, एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या होता है, रोटेट करता है। तो ये सब आपका किसका एग्जांपल है? पीरियोडिक मोशन का, जिसको हम लोग बोलते हैं आवर्ती गति का। अब फ्रेंड्स, किसी किसी वस्तु में एक से ज़्यादा गतियाँ भी पाई जाती है ना, तो आप इसको समझ लें। अब जैसे कि मशीन, सिलाई मशीन आप देख रहे होंगे, है ना। सिलाई मशीन में आपने देखा होगा कि इसकी जो चक्र है ना, इसका जो चक्र, जो चक्का जो घूमता है, वो इसका किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? वर्तुल गति का एग्जाम्पल हो जाएगा, या वृत्तीय गति का एग्जाम्पल हो जाएगा, क्योंकि वो गोल गोल घूमता है। वही अगर इसके सुई की बात करें तो सुई किस में आ जाएगा? सुई की जो गति हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आवर्ती गति का, है ना। सुई जो है आवर्ती गति का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे। या फिर इसके अलावा अगर बात करें कि कोई गेंद है ना, ज़मीन पे क्या हो रहा है, लुढ़क रहा है सरल रेखीय गति, सरल रेखीय पथ पे, तो आप देखते होंगे कि वहाँ पे गेंद, या एक तो गेंद जो है क्या होता है, गोल गोल इस तरीके से घूमता जाता है ना, घूमता जाता है, और क्या होता है, एक तो घूमता भी है प्लस उसका स्थान भी परिवर्तित होते रहता है। तो वहाँ पे हम देख रहे होंगे कि बहुत सारा गतियाँ हैं, जैसे एक तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है ना, जिसको ट्रांजिशनल मोशन बोलते हैं, और दूसरा गोल गोल घूम रहा है, तो इसको हम लोग सर्कुलर मोशन भी कहते हैं। तो इस तरीके से कई सारी गतियाँ भी होती है, जिसका हम लोग विशेष अध्ययन जो है 7th क्लास में पढ़ेंगे, है ना। 7th में जो है और भी डिटेल से हमें मापन एवं गति के बारे में पढ़ना है, जिसमें हम लोग बहुत सारे चीज़ को देखेंगे, है ना। चाल, विस्थापन, औसत चाल, इसके अलावा दूरी समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ, ये सारी चीज़ को हम लोग विस्तार से हम लोग त्वरण के बारे में 7th क्लास में हम लोगों को पढ़ना है। तो 6th क्लास में आपको इतना ही पढ़ना है ना। 3 या 4 मुश्किल से आपको गतियों के बारे में पढ़ना है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे प्रमुख शब्द आप देख रहे होंगे, वर्तुल गति, दूरी, मापन, गति, आवर्ती गति, सरल रेखीय गति, एसआई मात्रक, और मापन के मात्रक। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। सारांश देख लेते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए परिवहन के विभिन्न साधनों का उपयोग किया जाता है ना। प्राचीन काल में लोग पैर की लंबाई, अंगुली की चौड़ाई, एक कदम की दूरी, है ना, आदि, जिसको हम लोग डेग के नाम से जानते हैं, 1 डेग, 2 डेग, इस तरीके से आदि मात्रक के रूप में इस्तेमाल करते थे। इससे क्या होती थी, उलझनें होती थी, इसलिए किसी एक समान मापन प्रणाली का क्या हुआ, विकास हुआ। अब हम मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का उपयोग करते हैं, जो कि संसार इसको क्या किया है, पूरे मान लिया है। नेक्स्ट है एसआई मात्रक में लंबाई का जो मानक मात्रक है वो क्या है, मीटर है। सरल रेखा में अनुदिश गति को सरल रेखीय गति कहते हैं, है ना। जो सरल रेखा पर जो गति होता है ना, किसी वस्तु के द्वारा जो स्ट्रेट लाइन में जो मूव करता है अगर कोई वस्तु, तो उसको हम लोग सरल रेखीय गति के नाम से जानते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। वर्तुल गति में कोई वस्तु जो है किस प्रकार की गति करती है, वो एक नियत बिंदु से समान दूरी पर रह कर के इस तरीके से, आप पंखे में देख रहे होंगे कि पंखे का जो ब्लेड होता है, तो तीनों ब्लेड की जो लंबाई होती है, डिस्टेंस होता है, वो एक एक्सिस से बिल्कुल बराबर होता है ना। तो ये भी बात को आपको ध्यान में रखना है कि सर्कुलर मोशन में जब कोई वस्तु गति करती है तो उस वस्तु की किसी नियत बिंदु से दूरी क्या रहता है, समान रहता है। तो ये पॉइंट आपको
याद रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात दोहराती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्ती गति बोलते हैं। एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अगर वो अपनी गति को रिपीट करती है तो वो उसको हम लोग पीरियोडिक मोशन कहते हैं। तो यहाँ से आपको बहुत सारे चीज़ों की जानकारी मिल गई है ना। जब हम 7th क्लास में पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग इसके डिटेल्स के बारे में और ज़्यादा अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे वहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, वायु, जल तथा थल पर उपयोग किए जाने वाले परिवहन के साधनों में प्रत्येक के 2-2 उदाहरण लिखिए। तो फ्रेंड्स, वायु, जल और थल, तो वायु पर उपयोग किए जाने वाले परिवहन कौन सा है, तो हेलीकॉप्टर है, एरोप्लेन है। जल पर बोट, नाव जिसको बोलते हैं, और जहाज़। इसके अलावा थल पे जो है बस, ट्रक, है ना, ये हो गया, साइकिल, बाइक। दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है 1 मीटर। उसके बाद है 5 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 5 किलोमीटर, 1 मीटर में कितना, 1 मीटर बराबर 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 5000 मीटर होता है। झूले पर किसी बच्चे की गति, तो झूले पर अगर कोई झूला है ना, तो उस पर कोई बच्चे जो है गति कर रही है तो उसको क्या हो जाएगा, पीरियोडिक मोशन उसको बोलते हैं, जिसको हम आवर्ती गति कहते हैं। सिलाई मशीन की सुई की गति, तो सुई की गति क्या होता है, आवर्ती होता है ना। एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में बार बार क्या होता है, वो रिपीट करता है उसकी गति। किसी साइकिल के पहिए की गति, तो पहिए की गति कैसा होगा, वृत्तीय गति होगा, है ना, सर्कुलर मोशन। पग अथवा कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्रा के रूप में क्यों नहीं किया जाता है ना। अच्छा क्वेश्चन है, पग अथवा कदम की लंबाई का उपयोग आप क्यों नहीं करते हैं, लंबाई को, है ना, मानक मात्रा के रूप में क्यों नहीं किया जाता है। फ्रेंड्स, क्योंकि बॉडी के जो साइज़ होता है ना, वो पर्सन टू पर्सन क्या होता है, वैरी करता है। किसी की भी जो है सेम मेजरिंग नहीं आ सकता है ना। अगर आप किसी कदम की अगर बात करें तो, है ना, आप अगर किसी भी डिस्टेंस को अगर आप मेज़र करते हैं तो हो सकता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा वो 10 कदम आएगा, किसी व्यक्ति का 20 कदम आएगा, है ना, बच्चे का अगर आएगा, है ना, किसी का 5 कदम में ही हो जाएगा। तो इस तरीके का अलग अलग क्या होगा, पर्सन टू पर्सन अलग अलग मेजरिंग आएगा। तो हम इसीलिए जो है लंबाई के मानक मात्रा के रूप में कदम का या फिर पग का उपयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को लंबाई के बढ़ते परिमाणों में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे सबसे छोटा बढ़ते क्रम में कह रहा है, सबसे छोटा सबसे पहले ये आएगा 1 मिलीमीटर, है ना। इसके बाद 1 सेंटीमीटर, फिर है 1 मीटर, और फिर लास्ट में 1 किलोमीटर। इस तरीके से आप कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, राधा के घर, पहले 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी व्यक्ति की लंबाई 1.65 सेंटीमीटर है, इसे सेंटीमीटर और मिलीमीटर में व्यक्त करें। तो उसको सेंटीमीटर में व्यक्त करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 1.65, चूँकि मीटर में दिया हुआ है ना, और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 165 क्या हो गया, सेंटीमीटर हो गया। इसके बाद अगर आप मिलीमीटर में अगर इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 165 क्या है, सेंटीमीटर है ना। तो 165 सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में व्यक्त करना चाहते हैं तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर। तो इसको क्या करेंगे, 10 से गुना कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1650 मिलीमीटर, है ना। आप पहले इसको वीडियो को पॉज करके आप पहले खुद से ट्राई करने का कोशिश कीजिए, उसके बाद ये देख करके आप बनाइए तो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा के घर तथा स्कूल के बीच की दूरी इतना दिया हुआ है, इस दूरी को किलोमीटर में व्यक्त करना है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, तो यहाँ पे आप 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 3.250 किलोमीटर। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी स्वेटर बुनने की
सलाई की लंबाई मापते समय स्केल पर यदि इसके एक सिरे का पाठ्यांक 3 सेंटीमीटर, दूसरे सिरे का पाठ्यांक इतना सेंटीमीटर है, तो सलाई की लंबाई कितनी है। अब स्वेटर बुनने के समय जो है ना, सिलाई की लंबाई मापा गया, तो यहाँ पे एक सिरे का जो है लंबाई कितना, एक सिरे का पाठ्यांक 3 पॉइंट इतना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, दूसरे सिरे का पाठ्यांक कितना, मतलब स्टार्ट कहाँ से किया गया, 3 से स्टार्ट किया गया और लास्ट कहाँ पे हुआ 33.1। तो इसका जो शून्यांक था है ना, वो 0 से स्टार्ट नहीं किया गया है, इसलिए इसका एक्चुअल लंबाई तो 33.1 सेंटीमीटर तो होगा नहीं। तो आपको बताए थे कि इसको क्या कर लेना, शून्यांक को घटा देना है। तो शून्यांक 3 सेंटीमीटर है ना, तो 3.0 सेंटीमीटर को आप क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, 30.1 सेंटीमीटर। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, किसी चलती हुई साइकिल के पहिए तथा चलते हुए छत के पंखे की गतियों में समानताएं एवं असमानताएं लिखिए। अब कोई चलती हुई साइकिल के पहिया है और एक छत पंखा लगा हुआ, तो पंखे की गति और साइकिल की गतियों में क्या क्या समानताएं होती है। तो सबसे पहले हम सिमिलरिटी की बात करते हैं, है ना। समानता की बात करें तो दोनों में क्या होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन प्रेजेंट होता है ना। दोनों में एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है, घूर्णन की जो एक्सिस है ना, धुरी है, वो क्या है, दोनों में प्रेजेंट होता है। साइकिल के पहिया तो वहाँ पे भी आप देखते होंगे कि एक एक्सिस है, और पंखे की गति तो वहाँ पे भी एक्सिस होता है। और अगर असमानता की बात की जाए, असमानता, तो आप साइकिल में देखते होंगे कि साइकिल का जो व्हील होता है ना, वो गति करते समय क्या होता है, साइकिल का व्हील गति करते समय डिस्टेंस को कवर करता है ना। वो क्या होता है, डिस्टेंस को कवर, इस तरीके से डिस्टेंस को भी कवर करता है। लेकिन फैन में ऐसा कुछ नहीं होता है, वो मूव नहीं करता है, वो एक जगह पे स्थिर रहता है। तो असमानता आप देख लिए कि जो साइकिल का जो व्हील है, चक्का है, वो क्या होता है, रोटेशन के साथ साथ गति भी करता है ना, अब मूव भी होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है। लेकिन पंखे की जो गति होती है, तो उसमें उसका जो ब्लेड है वो मूव नहीं करता है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जाता है। तो आप ये समझ गए होंगे कि यहाँ पे डिस्टेंस कवर होता है और वहाँ पे कोई डिस्टेंस कवर नहीं होता है। समानता में दोनों में एक्सिस ऑफ रोटेशन प्रेजेंट होता है, दोनों में जो है एक्सिस होता है। चलिए नेक्स्ट है, आप दूरी मापने के लिए किसी लचीले फीते का उपयोग क्यों नहीं करते। यदि आप किसी दूरी को लचीले फीते से मापें तो अपनी माप को किसी अन्य को बताने में आपको जो समस्या आएगी, उनमें से कुछ समस्या को लिखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी दूरी को अगर आप लचीले फीते से अगर आप मापेंगे, है ना, तो आपको बहुत सारे परेशानियां आ सकती है। सबसे आप देखेंगे कि पहली परेशानी कि आप डिपेंड करता है कि आप कितने फोर्स लगा करके उस फीते को क्या कर रहे हैं, आप कितना फोर्स लगा करके आप किसी चीज़ को आप स्ट्रेच कर रहे हैं और फिर माप रहे हैं, है ना। तो एक तो हो गया कि पर्सन टू पर्सन जो है फोर्स सबका अलग अलग है, तो अलग अलग तरीके से वो क्या करेगा, मेजरिंग करेगा, है ना। तो जितना फोर्स लगा करके आप मेजरिंग टेप को स्ट्रेच किया, उसी तरीके से आपका जो है लेंथ जो है वेरी करेगा, है ना। इसके अलावा अगर आप अलग अलग समय पे आप खुद भी अगर आप किसी चीज़ की लंबाई को अगर आप उस टेप से मेज़र करेंगे, तो क्या होगा, अलग अलग उसका माप आएगा। बिकॉज हो सकता है कि कुछ समय पहले जब आपने मापा था तो हो सकता है ज़्यादा फोर्स लगाया तो ज़्यादा मीटर का हो गया, इस बार आप कम फोर्स लगा रहे तो कम मीटर का हो गया, है ना। तो अलग अलग एक व्यक्ति का भी जो है अलग अलग समय पर अलग अलग फोर्स लगाने के बाद उसका अलग अलग क्या आ जाएगा, मेज़रमेंट आ जाएगा। तो बहुत सारी परेशानियां हो सकती है। ये सब फ्रेंड्स क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आप आराम से सोच सकते हैं, है ना, आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है, आवर्ती गति के 2 उदाहरण देना है। तो आवर्ती गति पीरियोडिक मोशन के 2 उदाहरण कौन कौन सा हो जाएगा। तो पहला तो हो जाएगा घड़ी में, है ना, घड़ी की गति। इसके अलावा हमारा जो अर्थ है ना, पृथ्वी की गति, वो भी आपका क्या है, पीरियोडिक मोशन है। क्योंकि एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, है ना, 365 दिन के बाद क्या होता है, हर एक साल जो है वो एक रिपीट करती है अपने मोशन को। तो यहाँ तक आपका ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाता है। इसके बाद तो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक आप इस टॉपिक को पूरी तरह से रिवाइज़ कीजिए। वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को, और इस चैनल को खूब सारा सब्सक्राइब कीजिए।
कुछ कमेंट हो तो डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। तब तक के लिए धन्यवाद।